निखिल से शादी कर नेहा ससुराल आई तो खुशी से झूम उठी। यहाँ उसका इतना अच्छा स्वागत होगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ससुराल में रस्में चलती रहीं। इसके बाद वो कमरे में आराम करने लगी। शाम करीब 5 बजे कमरे में निखिल आया और नेहा से बोला, मेरा एक दोस्त बहुत दिनों से कैंसर से जूझ रहा था। उसके घर वालों ने फ़ोन पर अभी मुझे बताया है कि उसका निधन हो गया है, इसलिए मुझे उसके घर जाना होगा। नेहा को ससुराल में पहला दिन था, इसलिए उसने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन निखिल उसे ये समझाकर चला गया कि तुम टेंशन मत लो, देर रात तक वापस आ जाऊंगा। निखिल के जाने के बाद उसकी छोटी चचेरी बहन काया नेहा के पास आ गई और उससे कई घंटे तक इधर उधर की बातें करती रही। रात के 10 बजे नेहा को खाना खिलाने के बाद काया उससे ये कहकर चली गई कि भाभी अब थोड़ी देर सो लीजिए, भैया आ जाएंगे तो फिर आप सो नहीं पाएंगी। ननद काया के जाने के बाद नेहा अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। नेहा अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी। उससे 2 साल छोटा उसका भाई अनुज था। वो 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पापा की जूते चप्पलों की दुकान थी। ग्रेजुएशन के बाद नेहा ने जॉब की तैयारी की। 10 महीने के बाद एक बैंक में उसकी नौकरी लग गई। 2-3 साल नौकरी करने के बाद पापा ने निखिल नाम के युवक से उसकी शादी कर दी। निखिल की 2 साल पहले ही रेलवे विभाग में नौकरी लगी थी। उसके पापा रिटायर्ड शिक्षक थे और माँ गृहिणी थी। निखिल से 2 साल छोटा उसका भाई नीरज था, जो इंटर तक पढ़ने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। रात के दूसरे पहर नेहा गहरी नींद में सो रही थी कि तभी ननद काया उसके कमरे में आई। उसने नेहा को झकझोर कर उठाया। काया रो रही थी। रोते रोते वो बोली, भाभी अनर्थ हो गया। निखिल भैया दोस्त के घर से लौट कर आ रहे थे कि रास्ते में उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई। घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। पापा को थोड़ी देर पहले ही पुलिस से खबर मिली है। ये खबर सुनते ही नेहा के होश उड़ गए। उस समय रात के 3 बज रहे थे। क्या से क्या हो गया था। पति की मौत का नेहा को ऐसा गम हुआ कि वो उसी समय बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद उसे जब होश आया तो अपने आप को उसने घर के लोगों से घिरा पाया। पड़ोस के लोग भी थे। सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई डायन कह रहा था तो कोई अभागन, तो कोई उसका पूर्व जन्म का पाप बता रहा था। रोने के सिवाय नेहा कर भी क्या सकती थी। कुछ घंटे पहले वो सुहागिन थी और कुछ देर में ही विधवा हो गई थी। खबर पाकर नेहा के पापा भी वहां पहुंच गए थे। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने निखिल का शव घर वालों को सौंप दिया था। 13वीं के बाद नेहा मायके जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक सिर चकराया और वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। ससुराल वालों ने उठाकर उसे पलंग पर लिटाया। मेहमान भी वहां आ गए। डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि नेहा 2 महीने की गर्भवती है और वो बेहोश कमजोरी के कारण हुई थी। नेहा बहू बनकर अभी अभी इस घर में आई थी, तो 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई, सोचकर सभी लोग परेशान थे। नेहा के पापा भी वहीं थे। वो भी सकते में आ गए। नेहा को होश आया तो सांस दहाड़ उठी। बता, तेरे पेट में ये किसका पाप है? जब तू पहले से इधर उधर मुंह मारती फिर रही थी तो मेरे बेटे से शादी क्यों की? नेहा कुछ नहीं बोली, पर उसे याद आया कि सगाई के कुछ दिन बाद ही निखिल ने उसे फोन पर मिलने के लिए कहा था। उसने निखिल से मिलने के लिए मना भी किया था कि मेरे खानदान की परंपरा है कि सगाई के बाद लड़की अपने होने वाले दूल्हे से शादी के दिन ही मिल सकती है। मम्मी ने आपसे मिलने से मना करके रखा है। निखिल ने उसकी बात नहीं मानी थी। वो हर हाल में उससे मिलने की जिद कर रहा था, तो वो उससे मिलने के लिए राजी हो गई। शाम को छुट्टी हुई तो नेहा ने मम्मी को फोन करके झूठ बोल दिया कि आज ऑफिस में बहुत काम है, रात के 9 बजे के बाद ही मैं घर आ पाऊंगी। फिर वो उससे मिलने के लिए एक होटल में चली गई। उस दिन के बाद भी उनके मिलने जुलने के प्रोग्राम चलते रहे। निखिल अपनी कसम दे देकर उसे मिलने के लिए मजबूर कर देता था। वो इतना जरूर ध्यान रखती थी कि घर वालों को ये खबर न लगे। एक दिन निखिल उसे बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया। कमरे का दरवाजा बंद करके उसे बाहों में भरा तो वो उसका इरादा समझ गई।
नेहा ने शादी से पहले सीमा लांघने से मना किया, लेकिन निखिल नहीं माना। मजबूर होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी भूल का परिणाम अगले महीने ही आ गया। टेस्ट करने पर पता चला कि वो गर्भवती हो गई है। निखिल का अंश उसकी कोख में आ चुका था। वो घबरा गई और उसने निखिल से जल्दी शादी करने की बात कही। देखो नेहा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैरिज हॉल, बैंड वाले, बग्गी आदि सब कुछ तय हो चुकी हैं। 1 महीना ही तो बचा है। घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो तुम ही बदनाम होगी। तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद मैं सब संभाल लूंगा। सास की दहाड़ से नेहा वर्तमान में लौटी। जब सास उसे तरह तरह के ताने देने लगी तो नेहा ने आखिर चुप्पी तोड़ दी। उसने सभी के सामने हकीकत बता दी, पर उसका सच किसी ने स्वीकार नहीं किया। सभी ने उसकी कहानी मनगढ़ंत बताई। आखिर अपने सिर बदनामी का इल्जाम लेकर नेहा अपने माँ पापा के साथ मायके आ गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। भविष्य अंधकारमय लग रहा था। होने वाले बच्चे की टेंशन उसे अधिक सता रही थी। 1 हफ्ते के बाद नेहा जब कुछ नॉर्मल हुई तो मम्मी ने उसे समझाते हुए अबॉर्शन कराकर दूसरी शादी करने की सलाह दी। कुछ सोचकर नेहा बोली, मम्मी, गलती मैंने की है तो बच्चे को सजा क्यों दूं? मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। उसके बाद ही भविष्य की चिंता करूंगी। नेहा को मायके आए 20-25 दिन हो चुके थे तो अचानक उसका देवर नीरज आया। नेहा और उसके माँ पापा चौंक गए। नीरज बोला, मुझे भरोसा है कि तुम बच्चलन नहीं हो। तुम्हारे पेट में मेरे भाई का ही अंश है। जब तुम ये बात समझ रहे थे तो उस दिन अपना मुंह बंद क्यों कर लिया था, जब सभी मुझे बच्चलन बता रहे थे? नेहा ने गुस्से में कहा, उस दिन मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर परेशान हो गया था, फिर ये निर्णय नहीं कर पाया था कि क्या करना चाहिए। नीरज बोला। नेहा अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, आप क्या चाहते हो? मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा भविष्य संवारना चाहता हूँ। तुम्हारे होने वाले बच्चे को मैं अपना नाम देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने अपने माँ पिताजी को राजी कर लिया है। दफ्तर और मोहल्ले में वो बुरी तरह बदनाम हो चुकी थी। सभी उसे दुश्चरित समझते थे। ऐसी स्थिति में आसानी से किसी दूसरी जगह उसका विवाह होने वाला नहीं था। इसलिए आत्ममंथन के बाद वो उससे शादी के लिए तैयार हो गई। नेहा बच्चे की डिलीवरी के बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन नीरज ने कहा कि वो डिलीवरी से पहले शादी करके बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। और ऐसा ही हुआ। डिलीवरी से पहले उन दोनों का विवाह हो गया। जिस घर से नेहा बेइज्जत होकर निकली थी, उसी घर में पूरे सम्मान से नीरज के कारण लौट आई थी। फलस्वरूप नेहा ने नीरज को दिल में बसाकर पलकों पर बिठा लिया। नीरज भी उसका पूरा ध्यान रखता था। घर का कोई भी काम उसे करने नहीं देता था। काम के लिए उसने एक कामवाली बाई रख ली थी। नीरज का भरपूर प्यार पाकर नेहा इतनी खुश थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। प्रसव का समय नजदीक आया हुआ था तो बातों बातों में नीरज ने नेहा से कहा, तुम अपने बैंक की डिटेल्स दे दो। प्रसव के समय अगर मेरे अकाउंट में रुपए कम पड़ गए तो तुम्हारे अकाउंट से ले लूंगा। नेहा को उसकी बात अच्छी लगी। बैंक की पासबुक, डेबिट कार्ड और ब्लैंक चेक्स पर साइन करके पूरी की पूरी चेकबुक उसे दे दी। नॉर्मल डिलीवरी से बेटा हुआ तो उसका नाम दक्ष रखा गया। 6-7 महीने के बाद नीरज ने हनीमून पर मनाली जाने का प्रोग्राम बनाया तो नेहा ने मना नहीं किया। नीरज बहुत खुश था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मनाली घूमकर तीनों घर वापस लौट आए। नेहा नीरज का अतः प्यार पाकर निखिल को भूल गई थी। दक्ष 1 साल का हो गया था। फिर भी नेहा ने नीरज से डेबिट कार्ड और साइन किए हुए चेक्स वापस नहीं लिए थे। उसने इसकी कभी आवश्यकता महसूस ही नहीं की थी। नीरज ने उसके अंधकारमय जीवन की रोशनी से भर दिया था। ऐसे में भला वो उस पर अविश्वास कैसे कर सकती थी? जरूरत तब पड़ी जब एक दिन नेहा के पापा को व्यापार में कुछ नुकसान हुआ और उन्होंने उससे 5 लाख रुपए मांगे। तब नेहा ने पापा का अकाउंट नंबर नीरज को देते हुए कहा, नीरज, मेरे अकाउंट से पापा के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना। इतना सुनते ही नीरज ने नेहा से कहा, डियर, तुम्हारे अकाउंट में रुपए कहाँ हैं? मुश्किल से 1000-2000 रुपए होंगे। नेहा को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि उसके अकाउंट में कम से कम 9-10 लाख रुपए थे। आखिर वो पैसे कहाँ गए? उसने नीरज से पूछा। मेरे अकाउंट में
उस समय लगभग 10 लाख रुपए से अधिक थे। इसके अलावा हर महीने 50,000 रुपए तनख्वाह भी आ रही थी। सारे के सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए? नीरज झुंझलाते हुए बोला, कुछ तुम्हारी प्रसव में खर्च हुए, कुछ हनीमून पर खर्च हो गए, बाकी रुपए घर की जरूरत पर खर्च हो गए। तुम्हारे रुपए से तो ही घर चल रहा है। मेरी तनख्वाह और पापा की पेंशन के पैसे तो भविष्य के लिए जोड़ के रखे हैं। नीरज का उत्तर सुनकर नेहा खामोश हो गई, पर उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है। डिलीवरी के समय उसे छोटे से नर्सिंग होम में दाखिल किया गया था। उसका बिल मात्र 40 से 50,000 रुपये आया था। हनीमून पर भी अधिक खर्च नहीं हुआ था। जिस होटल में ठहरे थे वो बिल्कुल नॉर्मल सा था। उनका खाना पीना भी सामान्य ही हुआ था। जो होना था वो हो चुका था। उस पर बहस करती तो रिश्ते में खटास आ जाती। लिहाजा उसने भविष्य में सावधान रहने की ठान ली। नीरज से अपनी बैंक की पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड लेकर उसने कह दिया कि वो घर खर्च के लिए महीने में सिर्फ 15,000 रुपये देगी। तनख्वाह के बाकी पैसे दक्ष के भविष्य के लिए जमा करेगी। नेहा के फैसले से नीरज को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोला। अगले दिन ही नेहा ने बैंक से ओवरड्राफ्ट के जरिए पैसे लेकर अपने पापा को दे दिए, पर उन्हें ये नहीं बताया कि नीरज ने उसके सारे पैसे रुपए खर्च कर दिए हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद अचानक नीरज ने उससे कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? नेहा ने पूछा। मुझे बिजनेस करना है, इसके लिए तैयारी भी कर ली है, पर तुम्हारी सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी सहायता मैं हर तरह से करूंगी। बताओ मुझे क्या करना होगा? नेहा ने पूछा। तुम्हें अपने नाम से 20 लाख रुपए का लोन बैंक से लेना है। उसी रुपए से मैं बिजनेस करूंगा। मेरा कुछ इस तरह का बिजनेस होगा कि लोन 4 साल में चुकता हो जाएगा। इतने रुपए का लोन मुझे नहीं मिलेगा। अभी मुझे जॉब करते हुए 4 साल ही तो हुए हैं। मैंने पता कर लिया है, होम लोन मिल जाएगा। नीरज ने नॉर्मल होते हुए कहा। होम लोन लोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? इस लोन में फ्लैट या कोई घर ही लेना होगा, नेहा ने बताया। इसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। तुम्हें सिर्फ होम लोन के पेपर्स पर साइन करके बैंक में जमा करनी है। मैं कुछ समझी नहीं, तुम करना क्या चाहते हो? ठीक से बताओ। नीरज ने अपनी प्लानिंग नेहा को बताई तो वो सकते में आ गई। दरअसल नीरज ब्रोकर के माध्यम से फर्जी कागजात पर होम लोन लेना चाहता था। इससे उसे 4 महीने के बाद पूरे रुपए कैश में मिल जाते। बाद में ब्रोकर अपना कमीशन लेता। नेहा ने इस काम के लिए मना किया तो नीरज ने उसे अपनी कसम देकर अंततः मना ही लिया। नीरज ने 4-5 दिनों में पेपर्स तैयार करके नेहा को दिए तो वो धर्म संकट में पड़ गई कि साइन करूं या ना करूं। इसी उधेड़-बुन में 3 दिन बीत गए। आज घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली लक्ष्मी अचानक उससे बोली, मैडम, सुना है कि आप बैंक से लोन लेकर नीरज बाबू को देंगी। तुम्हें किसने बताया? नेहा ने हैरानी से पूछा। कल आपके घर से काम करके जा रही थी तो आंगन में नीरज बाबू और उनकी माँ के बीच हुई बात सुनी थी। नीरज बाबू कह रहे थे, चिंता मत करो माँ, लोन लेकर नेहा रुपए मुझे दे देगी तो उसे घर में रहने ही नहीं दूंगा। उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर मैं उसे घर से बाहर कर दूंगा। लक्ष्मी चुप हो गई तो नेहा को लगा कि उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, पर जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया। लक्ष्मी को डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो। लक्ष्मी डांट खाकर पल दो पल तो चुप रही, फिर बोली, कुछ दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हुई थी तो आपने रुपए से मेरी बहुत सहायता की थी, इसलिए मैंने कल जो कुछ भी सुना तो आपको बता दिया। वो फिर बोली, मैडम, नीरज बाबू से सावधान रहिए, वो अच्छे इंसान नहीं है। उनकी नज़र हमेशा अमीर लड़कियों पर ही रहती थी। उन्होंने आपसे शादी क्यों की, मेरी समझ से बाहर की बात है। इसमें भी ज़रूर उनका कोई ना कोई लालच छुपा होगा। शक का घर कर गया। नेहा ने अपने ममेरे भाई अशोक से नीरज की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अशोक पुलिस में था। उसने 10 दिन में ही नीरज की जन्म कुंडली खंगालकर नेहा के सामने रख दी। पता चला कि नीरज आवारा किस्म का था। प्राइवेट जॉब से वो जो कुछ भी कमाता था अपने कपड़ों और शौक पर ही खर्च कर देता था। वो आकर्षक तो था ही, खुद को ग्रेजुएट बताता था। अमीर घर की लड़कियों को अपने जाल में फांसकर उनके पैसे ऐंठना वो अच्छी तरह से जानता था। नेहा को यह भी पता चल चुका था कि उससे 20 लाख रुपए ऐंठने का प्लान
नीरज ने अपनी माँ के साथ मिलकर बनाया था। माँ ऐसी लालची थी कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने नीरज को नेहा से विवाह करने की इजाज़त इसीलिए दी थी क्योंकि नीरज ने उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। शादी के 1 साल के बाद नीरज ने अपना वादा पूरा भी कर दिया था। नीरज पर नेहा से किसी भी तरह से रुपए लेने का जुनून सवार था। रुपए के लिए वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। नीरज की हकीकत पता लगने पर नेहा को अपना वजूद खत्म होता सा लगा। अस्तित्व बचाने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए नेहा ने नीरज को कह दिया कि वो बैंक से किसी भी तरह का कोई लोन नहीं लेगी। नीरज को बहुत गुस्सा आया, पर कुछ सोचकर अपने आप को काबू में कर लिया। उसने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। कुछ दिन खामोशी से बीत गए। नीरज और उसकी माँ ने नेहा से बात करना बंद कर दिया। नेहा को लग रहा था कि दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, पर क्या वो समझ नहीं पा रही थी। नेहा को लगा कि उसे कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर पर ही रुकना चाहिए ताकि इनके असली मंसूबों को जान सके। नेहा ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली। घर पर सास और नीरज पर नेहा की पैनी नजर थी। नेहा दोपहर में दक्ष को लेकर लेटी थी। कूलर चलने के कारण बाहर की आवाज अंदर नहीं आ रही थी। बेटे के सोने के बाद वो चुपके से निकलकर किचन में आ गई। सास के कमरे से आवाज आ रही थी। सास नीरज से कह रही थी कि नेहा को कब घर से निकालोगे? उसने तो लोन लेने से मना भी कर दिया है, फिर उसे बर्दाश्त क्यों कर रही हो? उससे तो 20 लाख में लेकर ही रहूंगा माँ, नीरज ने कहा। पर कैसे? मैं उसको जान से मार दूंगा। उसकी माँ चौंक गई। मतलब? मुझे पता था कि फर्जी कागजात पर वो लोन नहीं लेगी, इसलिए 6 महीने पहले ही मैंने प्लानिंग बना ली थी। कैसी प्लानिंग? नेहा का 50 लाख रुपए का जीवन बीमा करा चुका हूँ। उसका प्रीमियम मैं बराबर भर रहा हूँ। उसकी हत्या करा दूंगा तो रुपए मुझे मिल जाएंगे क्योंकि नॉमिनी मैं ही हूँ। नीरज की प्लानिंग पर माँ बहुत खुश हो गई। कुछ सोचते हुए बोली, अगर पुलिस की पकड़ में आ जाओगे तो सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा नहीं होगा माँ। नेहा की हत्या कुछ इस तरह से कराऊंगा कि वो रोड एक्सीडेंट लगेगा। पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। बाद में दक्ष को उसके मायके भेज दूंगा। कुछ देर चुप रहकर नीरज ने फिर कहा, नेहा की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर बैंक में मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। फिर किसी अमीर लड़की से शादी करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। नेहा ने दोनों की बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। माँ बेटे के षड्यंत्र का पता चल गया था। अब उसका वहां रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए शाम को वो बेटे को लेकर किसी बहाने से मायके चली गई। सारा घटनाक्रम माँ पापा को बताया तो उन्होंने नीरज से तलाक लेने की सलाह दी। नेहा नीरज को सिर्फ तलाक देकर नहीं छोड़ना चाहती थी, बल्कि वो उसे जेल की हवा खिलाना चाहती थी। यदि वो उसे यूं ही छोड़ देती तो वो फिर से किसी न किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता। फिर पुलिस स्टेशन जाकर नेहा ने नीरज के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। सबूत में मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातें पुलिस को सुना दी। तब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके नीरज को गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीनों के बाद ही नेहा ने नीरज से तलाक भी ले लिया। इसके बाद पापा ने उसे फिर से शादी करने का सुझाव दिया। शादी के नाम का कोई ठप्पा अब नेहा नहीं लगाना चाहती थी। पापा को समझाते हुए बोली, मुझे किस्मत से जो मिलना था वो मुझे मिल चुका है। फिलहाल मैं जिंदगी से बहुत खुश हूँ, फिर शादी क्यों करूँ? आप ही बताइए पापा कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? खुशी और संतुष्टि, यही ना? बेटे की परवरिश करने से जो खुशी मिलेगी वही मेरी उपलब्धि होगी। फिर मैं बार बार किस्मत आजमाने क्यों जाऊं? पापा को लगा कि नेहा सही रास्ते पर है। फिर उस दिन के बाद पापा ने उसे कभी शादी करने के लिए नहीं कहा। नेहा भी अपने बेटे दक्ष के साथ बहुत खुश थी। फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।